नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे भारत के राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य। इससे पूर्व के अध्याय में या व्याख्यान में हमने भारत के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के साथ साथ उनका स्ट्रक्चर ढांचा भी हमने पढ़ा और समझा। अब हमें जानना बहुत आवश्यक है कि राज्य का प्रधान होने के नाते राज्यपाल को किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है। जिस प्रकार हम राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन संवैधानिक और वास्तविक दोनों दृष्टि से करते हैं, उसी प्रकार से हम राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन भी वास्तविक एवं संवैधानिक रूप में कर सकते हैं। यानी कि एक संविधान उसे क्या भूमिका देना चाहता है और क्या दी गई शक्तियाँ हैं और वास्तव में वो उन शक्तियों का प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार से करता है, इनका अध्ययन हम आज के व्याख्यान में करेंगे। राज्यपाल की शक्तियों को हम कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, इन भागों में बांटकर हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला है कार्यपालिका शक्ति। जैसा कि संविधान कहता है कि भारत का राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा और समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी, इस नाते हम देखते हैं कि राज्य सूची के जितने भी विषय हैं और राज्य को जो शक्तियाँ राज्य सूची के संदर्भ में दी गई है, उन समस्त विषयों पर राज्यपाल को एक शक्तियाँ प्राप्त है। इन शक्तियों के तहत राज्यपाल संविधान के 154 के अनुसार कार्यपालिका का प्रधान है और राज्य का सारा कार्य राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है। अपनी शक्तियों का वो प्रयोग स्वयं न करके मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्य की निर्वाचित संस्था है और निर्वाचित संस्था होने के कारण जनाधार भी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के अधीन होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका जब शक्ति की बात होती है तो सर्वप्रथम आता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। जब राज्यपाल को ये लगता है कि चुनाव के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिल गया है, तो वो उस दल के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है और उसकी सलाह और परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर उन्होंने विभागों का बंटवारा करता है और समस्त मंत्री जो है और मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल के समक्ष ही शपथ लेते हैं। इसके साथ ही वह राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, लोक संघ, राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष, उनके सदस्य और राज्य के विभिन्न जो आयोग हैं या समितियां हैं, जैसे कि एससी आयोग, ओबीसी आयोग, एसटी आयोग, महिला आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, इन समस्त संवैधानिक पदाधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्यपाल के प्रसाद तुरंत ही ये अपने पद पर बने रहते हैं। साथ ही राज्यपाल को कार्यपालिका क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है कि यदि राज्यपाल को ऐसा आभास हो जाए कि संबंधित राज्य में जिसका वो राज्यपाल है, वहाँ का शासन या प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है या ऐसी संवैधानिक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिससे राज्य में अस्थिरता आ गई है या गृह युद्ध जैसी स्थिति आ गई है या सरकार निर्माण में समस्या उत्पन्न हो गई है, तो ऐसी परिस्थितियों के तहत संवैधानिक संकट के आधार पर वो अनुच्छेद 356 के तहत अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजकर संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर सकता है। अभी तक लगभग 100 से अधिक बार भारत के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। सर्वप्रथम 1951 में पूर्वी पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राज्यपाल इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, इस नाते वो कुलपतियों को नियुक्त करने का अधिकार रखता है और विश्वविद्यालयों के अंदर अपना जो एक सदस्य है राज्यपाल का प्रतिनिधि के रूप में वो भेजता है और साथ ही जो कुलपति की सर्च कमेटी है उसमें अपने प्रतिनिधि भी भेजकर वो अपनी संवैधानिक स्थितियों को निर्वाह करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्यपाल को कई संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं और इस कारण उन्हें कार्यपालिका क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये तो हम सामान्य राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन पूर्वी राज्य जिनको विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, तो यहाँ पर जो जनजातीय परिषद है, जो खानों से आय प्राप्त होती है, राज्यपाल जो
खानों से आय प्राप्त है, वहाँ की जनजातीय परिषदों में और राज्यों के मध्य जो है वो आय का वितरण भी करता है। दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति है राज्यपाल की विधायी शक्ति। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होने के कारण उसे कई प्रकार की विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। राज्यपाल विधानसभा के विधान परिषद के अधिवेशन को आहूत करता है, उनका सत्रावसान करता है, और पहली जब विधानसभा का गठन होता है तो उस समय वो भाषण भी दे सकता है और जो सरकार की जो नीतियां हैं उनको वो सदन के समक्ष रखता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यपाल को यदि लगता है कि संबंधित विधानसभा के अंदर सरकार ने बहुमत खो दिया है तो राज्यपाल उस सरकार को भंग भी कर सकता है। और यदि राज्यपाल को लगता है कि ऐसी संवैधानिक स्थिति उत्पन्न हो गई है संबंधित राज्य में कि सरकार अब अल्पमत में आ गई है, तो उस स्थिति में वो संबंधित जो सरकार है उसे बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। और अगर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल को अगर लगता है कि अन्य जो दल है वो बहुमत सिद्ध कर सकता है तो ऐसी स्थिति में वो अपने विवेक से अन्य दल के नेता को बुलाकर मुख्यमंत्री की शपथ दिला सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यपाल को कई बहुत महत्वपूर्ण अधिकार विधायी क्षेत्र के अंदर प्राप्त है। वो विधानसभा की जो बैठकें हैं उनको बुलाता है, उनको समाप्त करता है, और प्रथम जो विधानसभा गठित होती है उसमें वो अपना अध्यक्षीय उद्घोषण भी देता है। साथ ही वो विधानसभा अध्यक्ष को समय समय पर विधानसभा की कार्यवाही जो हो रही है उनकी सूचनाएं मंगवा सकता है, कह सकता है कि संबंधित विधानसभा की सूचनाएं राज्यपाल सचिवालय को भेजी जाए। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है कि यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि कुछ विधेयक जैसे कि धर्म संबंधी या संपत्ति संबंधी है और राज्य विधानसभा ने उन्हें पारित कर दिया है तो राज्यपाल उन्हें मंजूरी देने से पूर्व राष्ट्रपति के पास या केंद्र के पास में भेज सकता है, और वहाँ से मंजूरी आने के बाद ही वो उन विधेयकों को मंजूर करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यपाल को जिस प्रकार राष्ट्रपति को अध्यादेश संबंधी शक्ति प्राप्त है उसी प्रकार से राज्यपाल को भी अनुच्छेद 213(1) के तहत यदि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो उन विशेष परिस्थितियों में अगर सरकार को लगता है कि राज्य के शासन संचालन के लिए विधेयक कानूनों की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही अस्तित्व में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अनुच्छेद 313(1) के तहत संबंधित राज्य या संबंधित राज्य में अध्यादेश लागू कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश की जो वैधता होती है वो 6 महीने तक होती है। 6 महीने के उपरांत विधानसभा को उस अध्यादेश को मंजूरी प्रदान करना आवश्यक होती है। यदि विधानसभा उसको मंजूरी प्रदान नहीं करती है तो वो अध्यादेश स्वयं जो है निरस्त माना जाता है, और अगर मंजूरी प्रदान कर देती है तो कानून का रूप वो धारण कर लेता है। तीसरी राज्यपाल की शक्ति है वित्तीय शक्ति। अगर हम वित्तीय शक्तियों की बात करें तो वित्तीय क्षेत्र में राज्यपाल को नगण्य शक्ति प्राप्त है, यानी कि उन्हें नाम मात्र शक्ति प्राप्त है, क्योंकि राज्य की वित्त पर संपूर्ण नियंत्रण जो है वो विधानसभा का द्वारा ही होता है या विधानसभा के ही होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संबंधित राज्य का जो आय व्यय का लेखा जोखा है, जिसे बजट कहा जाता है, या लेखानुदान की मांगे हैं, उन समस्त जो बजट या वित्तीय विधेयक या धन विधेयक है वो विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, और विधानसभा में प्रस्तुत करके अगर विधानसभा उन्हें पारित कर देती है तो राज्यपाल को उन्हें 14 दिन के अंदर अनुमति प्रदान करनी होती है। और साथ ही राज्यपाल को जो राज्य की आकस्मिक निधि है उस पर माना कि नियंत्रण है कि वो राज्य की आकस्मिक निधि से खर्च करने का अधिकार जो है विधानसभा को दे सकता है, लेकिन उस परिस्थितियों में भी संवैधानिक बाध्यता है कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करना होता है। न्यायिक शक्तियों की अगर हम बात करें तो संविधान द्वारा राज्यपाल को जो न्यायिक शक्ति प्रदान की गई है उसके तहत राज्य सूची के विषयों में अगर किसी व्यक्ति या संस्था को दंडित किया गया है तो उनको क्षमा राज्यपाल कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड और सैनिक न्यायालयों के संदर्भ में राज्यपाल को क्षमादान शक्ति प्राप्त नहीं है, वो केवल राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत ही प्राप्त है। इस प्रकार राज्यपाल केवल राज्य सूची के विषयों में जिन
जो राज्य सूची के अधीन या उसके अंतर्गत विषय आते हैं और कोई व्यक्ति उनका कानूनों का निर्वाह नहीं करता है, तोड़ता है, तो और न्यायालय संबंधित व्यक्ति संस्था को दंड दे देता है, तो उन परिस्थितियों में राज्यपाल क्षमादान प्रदान कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड और सैनिक न्यायालय के विरुद्ध जो अभियोग है या सजा दी गई है उन्हें माफ़ करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को एक बेहद महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है, वो है विवेकाधिकार शक्ति, क्योंकि ये शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है और राज्यपाल को प्राप्त होने के कारण राज्यपाल का जो पद है वो महत्वपूर्ण पद बन जाता है राज्य कार्यपालिका की दृष्टि से, क्योंकि कई ऐसी विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है उस समय राज्यपाल को अपने विवेक से अपनी शक्तियों का निर्वाह करना पड़ता है या निर्णय लेने पड़ते हैं, और उन शक्तियों को वो निर्वाह करते समय यानी कि अपने विवेक का प्रयोग करता है। ये शक्तियाँ हैं, पहला, अनुच्छेद 166(3) के अनुसार राज्यपाल उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां विवेकाधिकार का प्रयोग करता है कार्य संबंधी नियम बना सकता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है, जैसे संपत्ति संबंधी या धर्म संबंधी। अनुच्छेद 356(1) के अनुसार यदि राज्यपाल को लगता है कि संबंधित राज्य का शासन संविधान के अनुसार चलने में असक्षम है या नहीं चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा संबंधित राज्य में कर सकता है। अनुच्छेद 239(2) के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में राज्यपाल कुछ कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार प्राप्त करता है और वो कानून बनाने का अधिकार भी राज्यपाल को प्रदान करता है। छठी अनुसूची असम के राज्यपाल को 2 विवेकाधिकार प्रदान करती है। असम सरकार और स्वायत्त जनजातीय जिला परिषद के मध्य खानों के लीज से होने वाली आय के बंटवारे को लेकर यदि संघर्ष हो तो राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग करके जनजाति और सीमांत परिषद और राज्य के मध्य राजस्व का वितरण करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति यदि अनुच्छेद 371(2), 371(1) बी, 371(c) के अंतर्गत निर्देश देता है तो राज्यपाल उन विशेष दायित्वों को पूरा करता है। इस संदर्भ में उसे मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल की सलाह लेना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्यपाल को कई विवेकाधिकार शक्तियाँ प्राप्त है, जो राज्यपाल की जो भूमिका है, उसकी स्थिति है, उसको एक व्यावहारिक रूप प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को एक सबसे महत्वपूर्ण विवेकाधिकार शक्ति प्राप्त है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। यदि किसी दल को विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है और त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति उत्पन्न होती है, मिलीजुली सरकार की उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त है कि वो अगर राज्यपाल को लगता है कि जिस दल के पास बहुमत हो सकता है, जिस नेता के पास बहुमत हो सकता है, वो उसे आमंत्रित कर सकता है और उसे मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिला सकता है। इस संदर्भ में आवश्यक नहीं है कि जिसके पास सर्वाधिक सीटें होंगी उसे ही राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाए, ऐसा उसके लिए अनिवार्य नहीं है। इस संदर्भ में राज्यपाल कई तरह की यानी कि नीतियों को अपना सकता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने के संदर्भ में, जैसे कि वो सूची मंगवा सकता है विभिन्न दलों से जो दावेदार हैं मुख्यमंत्री के या जो दल सरकार बनाने की स्थिति के अंदर है, उनसे वो सूची मंगवा सकता है कि किसके पास बहुमत है। अगर राज्यपाल को लगता है कि सूची के अनुसार किसी दल के पास बहुमत है तो उस दल को वो के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, या फिर वो परेड करवा सकता है। अगर राज्यपाल को लगता है कि स्थिति काफ़ी विकट है और खरीद फरोख्त की संभावना है एमएलओ की, तो वो विधायकों की यानी कि परेड कर राज्य सचिवालय में करवा सकता है। और वहाँ जो है अगर राज्यपाल को एहसास हो जाता है कि संबंधित दल या नेता के पास में बहुमत है तो उसे वो नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यपाल को यहाँ पर कई तरह की विशेष अधिकारी शक्तियाँ प्राप्त है। धन्यवाद बच्चों।